how are you? This is Aziz and you're watching Beautiful and Cute channel. Today's topic is law of conservation of momentum. चलिए ये बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बताने से पहले मोमेंटम थोड़ा सा रिकॉल करा दें बच्चों, मोमेंटम क्या होता है। वैसे मेरा ये एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया था मोमेंटम के ऊपर, कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। सर्च करिए यूट्यूब पे जाइए कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम मिस वाई एजुकेशन, वहाँ पे आपको डिटेल इसका मिल जाएगा। यहाँ पे बहुत शॉर्ट में बताऊंगा कि मोमेंटम क्या होता है। क्या होता है बच्चों मोमेंटम? अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी, किसी बॉडी में कितना मोशन है ये हमें देता है मोमेंटम। और दूसरे शब्दों में अगर हम कहें मोमेंटम की डेफिनेशन, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम। मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं, पी इज इक्वल टू एम वी, एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। कि कोई बॉडी एम मास की बॉडी कितनी वेलोसिटी से चल रही है, दैट इज कॉल्ड द मोमेंटम, वो हमें मोमेंटम देता है। अब यहाँ पे बात करें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन, कंजर्व, कोई चीज कंजर्व होना, कंजर्व का मतलब क्या? कांस्टेंट होना। वही है यहाँ पे कि मोमेंटम का कांस्टेंट होना, मोमेंटम का कांस्टेंट होना। चलिए पहले लॉ लिखते हैं फिर समझाते हैं कि लॉ क्या है। इन केस ऑफ कॉलिजन, इन केस ऑफ कॉलिजन बिटवीन द बॉडीज, the total momentum before and after collision से पहले और collision के बाद, before and after collision remains unchanged or conserved। क्या बात समझ में आई कि कॉलिजन कोई बॉडीज, अब मोमेंटम के बारे में बात करें तो इसका मतलब बॉडी में मोशन होगा तभी तो मोमेंटम होगा। तब तो कोई बॉडीज है और उनमें कॉलिजन से पहले का जो मोमेंटम है और कॉलिजन के बाद का जो मोमेंटम है वो कैसा होगा? कंजर्व्ड होगा, अनचेंज्ड होगा, सेम होगा, कांस्टेंट होगा। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। क्या कि इन केस ऑफ कॉलिजन बिटवीन द बॉडीज द टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन रिमेन्स अनचेंज्ड और सेम और कंजर्व्ड। चलिए समझते हैं इसको, लॉ को, और प्रूव भी करते हैं। हमने कंसिडर किया कि एक बॉडी है ये, ठीक है, इस बॉडी का मास है m1, इस बॉडी का मास है m1 और ये जा रही है u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। किस वेलोसिटी से? u1 वेलोसिटी से मूव कर रही है। दूसरी बॉडी जो है, दूसरी बॉडी ये है, इसका मास है m2 और ये u2 वेलोसिटी से, ये भी जो है u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है इसी डायरेक्शन में, u2 वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक, यहाँ पर एक चीज कहने वाली ये है कि u1 इज ग्रेटर देन u2, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ये इसके आगे जा रही है, ये इसके पीछे जा रही है, m1 बॉडी m2 के पीछे जा रही है। तो जो u1 वेलोसिटी होगी इससे तभी कोलाइड करेगा, m1 वाली मास बॉडी m2 वाली मास बॉडी से तब कोलाइड करेगा जब इसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये आगे जा रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी हमने ज़्यादा मान ली है। ठीक है, कि ये दोनों एक ही स्ट्रेट पाथ में जा रहे हैं, ये आगे जा रहे हैं, ये बॉडी पीछे जा रही है। इस बॉडी को नाम देना चाहे तो बॉडी ए लिख दीजिए, इस बॉडी को नाम देना चाहे बॉडी बी दे दीजिए। बॉडी बी की वेलोसिटी u2 है, बॉडी ए की वेलोसिटी u1 है और u1 जो है वो u2 से ग्रेटर है। ठीक, अब ग्रेटर है तो ये कोलाइड करेंगी, इसके पीछे जा रही है, जब ग्रेटर है तो कोलाइड करेंगी स्ट्रेट पाथ में, एक ही पाथ में जा रहे हैं तो ये कोलाइड करा। ये हो गया कॉलिजन से पहले का केस। अब यहाँ पर कॉलिजन हो गया, ठीक है, ये कोलाइड कर गई, ये m1 मास, ये m2 मास की बॉडी कोलाइड करी। जैसे ये कोलाइड करी तो कोलाइड करने पे इसने फोर्स इस पर एक्सर्ट किया होगा F1 और इसने फोर्स इस पर एक्सर्ट किया होगा F2। ऐसी तो होगा, जब ये कोलाइड करेंगे तो इसने फोर्स एक्सर्ट किया होगा F1, इसने कोलाइड किया होगा F2। उसके कुछ सेकंड के लिए कोलाइड करी होंगी, कोलाइड करने के बाद फिर अलग अलग हो गई होंगी। हमने मान लिया कि ये मूव करने लगी m1 बॉडी v1 वेलोसिटी से और ये मूव करने लगी m2 v2 वेलोसिटी से मूव करने लगी। ये वाला हमारा केस है
बिफोर कॉलिजन, ये वाला केस हमारा बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन, और ये वाला है ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन, ड्यूरिंग कॉलिजन, ठीक है। और ये आफ्टर कॉलिजन, ये वाला जो केस है बच्चों ये हो गया हमारा आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन, ठीक है। अब लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, टू प्रूव, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, इस बॉडी का मास m1 है, इस बॉडी की वेलोसिटी u1 है, बॉडी की वेलोसिटी u1, बॉडी का मास m1, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, m1 u1 होगा। इस बॉडी के मास m2 है, इस बॉडी की वेलोसिटी u2 है, तो इसका कितना होगा मोमेंटम, m2 u2। भाई मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, p = mv, यही होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। तो इस बॉडी के लिए m1 u1 हो जाएगा, इस बॉडी के लिए m2 u2, और इनका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम, तो ये हो गया कोलिजन से पहले का मोमेंटम, और कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद का मोमेंटम, इसका मोमेंटम होगा m1 v1 प्लस m2 v2 साइड फर्स्ट बॉडी का। ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, ये बॉडी A है, ये बॉडी B है, तो इसका मोमेंटम m1 v1 आफ्टर कोलिजन, और इसका मोमेंटम m2 v2, और ये कैसे होंगे, रिमेन्स अनचेंज, रिमेन्स कंजर्व, रिमेन्स सेम, यानी कि ये हमें बच्चों प्रूव करना है, m1 u1 प्लस m2 u2 = m1 v1 प्लस m2 v2। तो हमने कंसीडर कर लिया कि बॉडी होगी, इस तरह से पूरा एक पिक्चर्स इमेज कर लिया कि इस तरह से होगा। जरूरी नहीं दो बॉडीज हो और एक ही डायरेक्शन में हो सकता है ये वाली बॉडी इस तरफ जा रही हो, ये बॉडी इस तरफ जा रही है, जैसे ये दो बॉडी हो गई, एक बॉडी ये आ रही है इस तरफ, दूसरी बॉडी ये आ रही है, और एक ही स्ट्रेट पाथ में आ रही, खचू खचू खचा, ये ऐसे टकरा गई, तब भी कॉलिजन होगा। तो जिस तरह जिस वेलोसिटी से ये आ रही है, ये वेलोसिटी से ये इस तरफ जा रही, तो बिफोर कॉलिजन जो मोमेंटम होगा, और कोलिजन के बाद ये कोलाइड करेगा, तो ये पीछे हटेगी, ये पीछे हटेगी, तो आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम होगा वो रिमेन्स कंजर्व्ड होगा, रिमेन्स सेम होगा। कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं कि सिर्फ हमने एक समझाने के ये वाला केस नहीं, कुछ भी केस हो सकता है। चलिए अब इसको प्रूव करते हैं, ये रफ करें, ये तो नोट कर लिया होगा। चलिए इसको अब हम प्रूव करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रूफ। चलिए चलिए मार्कर लाइए, प्रूफ। अब इसका प्रूफ देखिए बच्चों, प्रूफ करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, चलिए इसको पहले मोमेंटम निकालना है, ठीक है। फॉर बॉडी ए, फॉर बॉडी ए, बॉडी ए के लिए जो मोमेंटम होगा P1 वो कितना होगा, m1 u1, यही होगा m1 u1। फॉर बॉडी B, फॉर बॉडी B P2 कितना होगा, बोलो, m2 u2, यही होगा, इतना होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। इतना आ गया। न्यूटन ये किसके अकॉर्डिंग ले रही है, मोमेंटम ले लिया, ठीक है। कोलिजन के बाद मोमेंटम हो जाएगा m1 v1 और m2 v2। इतना समझ में आया, यहां तक कि नहीं आया बच्चों, बोलो। अब अगर हम बात करें तो क्या करें, सेकंड केस में न्यूटन सेकंड लॉ से अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, सेकंड लॉ से अगर हम बात करें तो सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ में ये बताता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बोलो। चलिए न्यूटन का सेकंड लॉ डायरेक्टली लिख दें, F = ma, ये लिख दे रहे डायरेक्टली, ठीक है। वो तो है कि लीनियर मोमेंटम जो चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, इसी के अकॉर्डिंग। F = ma वो ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं, न्यूटन सेकंड लॉ यहाँ पे ड्राइव नहीं कर पा रहा है। उसका वीडियो अगर आपको देखना है तो यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मिस बाई एजुकेशन, वहां मिल जाएगा। डायरेक्टली हमें मालूम है कि F = ma होता है, ठीक है। अब बॉडी ए के लिए अगर हम देख लें, फॉर बॉडी ए, फॉर बॉडी ए के लिए कितना होगा, F1 फोर्स, F1 कितना आ जाएगा m, और एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन हो जाएगा v1 माइनस u1 अपॉन टी, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है v माइनस u अपॉन टी। तो जो F1 फोर्स लगेगा उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, ये चेंज हुआ वेलोसिटी में, तो v1 बॉडी ए की, और पहले वेलोसिटी थी u1, तो इसका चेंज आएगा v1 माइनस u1 अपॉन टी। एंड फॉर बॉडी 2, एंड फॉर बॉडी बी के लिए F2 कितना हो जाएगा, बी के लिए F2 कितना हो जाएगा m, और एक्सप्रेशन यहाँ पे m1 ले लो, m1 ये m2, तो इसमें चेंज कितना आएगा v2 माइनस u2 अपॉन टी। इतना समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। यहाँ तक की कहानी समझ में आई कि इसमें ये इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F1, ये इस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है F2, तो इसका जो फोर्स की वैल्यू हम निकाले, मैग्नीट्यूड निकाले, तो F1 इज इक्वल टू ma। तो एक्सलेशन इसमें, इस बॉडी में एक्सलेशन किसकी वजह से, एक्सलेशन चेंज होगा v, इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और पहले वेलोसिटी थी u1, तो चेंज हो गया v माइनस u1 अपॉन t1। इस m2 बॉडी की, b बॉडी के लिए F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड m2, v2 वेलोसिटी और पहले वेलोसिटी थी u2, तो v2 माइनस u2 अपॉन t। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? चलिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको थोड़ा हम ऊपर रफ कर दें। वैसे इसका जरूरत नहीं है, हम प्रूव करवाना चाह रहे थे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, लेकिन वो प्रूव नहीं करना है, छोड़ दो उसको। ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ के बाद या तो हम ये रफ कर दें, रफ नहीं कर रहे हैं, इसी को समझाने की कोशिश करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू, समझ रहे हैं बच्चों, इसके बाद फिर ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसका भी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाया है, यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बेजवाई एजुकेशन, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगा। यहाँ पर हम सिर्फ इतना बताएंगे कि ये बॉडी इस पर फोर्स लगा रही है, बॉडी ए बॉडी बी पर F1 फोर्स लगा रही है, बॉडी बी ए पर F2 फोर्स लगा रही है, यानी ए बॉडी बी पर फोर्स, बी बॉडी ए पर फोर्स, ये इस पर F1 लगा रहा है, ये इस पर F2, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम न्यूटन के थर्ड लॉ से, लेकिन डायरेक्शन अलग अलग। ये इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से आएगा F1 इज इक्वल टू माइनस F2, ये होगा न्यूटन के थर्ड लॉ से, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, मैग्नीट्यूड सेम बट नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि अपोजिट इन डायरेक्शन। चलिए ये वाला भी रफ कर दें, ये वाला भी रफ कर दिया। ठीक है, अब F1 की वैल्यू यहां पर रख देंगे m1 v1 माइनस u1 अपॉन टी इज इक्वल टू F2 की जगह हम रख देंगे m2 और v2 माइनस u2 अपॉन टी। चलिए हम नीचे वाला रफ करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। फिगर भी रफ कर दें, फिगर की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना समझाना था, यहां तक समझ में आ गया। अब ठीक है, ये हमारा प्रूफ करना है हमें नीचे तक, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस लगाइए, माइनस है, इज इक्वल टू माइनस, और इसको बंद कर दीजिए इस तरह से, माइनस ये हो जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी। इतना आएगा बच्चों, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो m2 v2 मल्टीप्लाई m2 u2 अपॉन टी, यहाँ पर m1 v1 मल्टीप्लाई हुआ m1 u1, टी से टी कैंसिल हो गया, ये m1 v1 माइनस m1 u1। अब जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे ये वाला, तो इस माइनस की वजह से अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस m2 v2, और ये नेगेटिव वाला ये पॉजिटिव हो जाएगा m2 u2। इस माइनस को यहाँ पर ले जाओ और माइनस m2 v2 को इस तरफ ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू, ये यहाँ पे जाएगा तो m1 u1 प्लस m2 u2। दिस इम्प्लाइज, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही तो हमें प्रूफ करना था, यही तो न्यूटन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। कोलिजन के पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू आफ्टर मोमेंटम, दोनों कैसे आए, सेम। यही तो प्रूफ करना था, यही तो स्टार्टिंग में हम लेके चले थे कि टू प्रूफ, ये प्रूफ करना है। तो बच्चों समझ में आया, मैंने डायग्राम रफ कर दी, नहीं एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता कि कैसे कैसे क्या करना है। कुछ नहीं है, न्यूटन्स का वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के बारे में कंजर्व होना,
ये लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि इन केस ऑफ कॉलिजन between the bodies total momentum before collision and after collision remains same, remains unchanged, remains conserved. This is the law. कंसीडर कर लेना, दो बॉडी हो गई, एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही है, बॉडी ए की वेलोसिटी u1, बॉडी बी की वेलोसिटी u2, बॉडी ए का मास m1, बॉडी बी का मास m2. उसके बाद कॉलिजन के पहले का केस हो गया और u1 इज ग्रेटर देन u2 क्योंकि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो ये पीछे वाली बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए, तब भी कोलाइड करेंगी. कोलाइड वाला केस बता दिया कि कॉलिजन में बॉडी ए ने बॉडी बी पर F1 फोर्स लगाया, बॉडी बी ने बॉडी ए पर F2 फोर्स लगाया. दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगी. कॉलिजन के बाद बॉडी ए जो थी वो v1 वेलोसिटी से मूव करने लगी और बॉडी जो b थी वो v2 वेलोसिटी से मूव करने लगी. और न्यूटन के सेकंड लॉ से F इज इक्वल टू ma से फोर्स निकाल लिया, F1 बॉडी ए का फोर्स, बॉडी b का फोर्स. और न्यूटन के थर्ड लॉ से दोनों फोर्सेस कैसे होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन. और उसके बाद ये प्रूफ करते चले गए. क्लियर. आई होप आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम समझ में आया होगा. बच्चों अगर ये समझ में आया तो मुझे सपोर्ट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए.